Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is टॉप 200 CDP क्वेश्चंस सीरीज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे टॉप 200 CDP क्वेश्चंस की एक सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसका पार्ट नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। यानी कि ये जो रहेगा पार्ट 13 रहेगा। इससे पहले हम यानी कि इसके 12 पार्ट कर चुके हैं। ये जो पार्ट रहेगा 13 रहेगा, तो यानी कि 13 पार्ट में हम ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि आज का ये सेशन। इसके बाद हम यानी कि पेडागोजी स्पेशल क्लासेस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके ये टॉप 200 क्वेश्चंस जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स यदि सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें। तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं ये सीरीज़। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का यानी पार्ट नंबर 13। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को यानी कि फ्री और कंपलसरी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो उनका हक है। ये संविधान में भी वर्णित है। तो ये जो वकालत करता है ये समावेशी शिक्षा की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथक्करण शिक्षा भी हट जाएगा, मुख्यधारा शिक्षा हट जाएगा, एकीकृत शिक्षा हट जाएगा। जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी यानी कि समावेशी शिक्षा। तो फिर समावेशी शिक्षा का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, चाहे वो किसी जाति विशेष वर्ग का हो, धर्म विशेष वर्ग का हो, या फिर मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, सभी को, प्रत्येक बच्चे को जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में समावेश करने की वकालत करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि स्पेस यानी खाली स्थान। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये कौन सी विचारधारा है? ये कहती है कि सभी बच्चे, ठीक है, किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, चाहे वो विकलांग जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग हो, मंदबुद्धि हो, सामान्य बुद्धि हो, उन सभी के लिए शिक्षा एक नियमित विद्यालय में की जानी चाहिए। मतलब उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था एक नियमित विद्यालय में और समान शिक्षा का प्राप्त अधिकार हो। प्रत्येक बच्चे को समान, चाहे वो सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को शिक्षा व्यवस्था नियमित विद्यालयों में की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि ये विचारधारा कौन सी है निम्नलिखित में से? विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन में भी समावेशी शिक्षा की बात हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो विचार है समावेशी शिक्षा का है। किसी भी बच्चे के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो निम्न क्लास से आता हो, चाहे वो अपर क्लास से आता हो। कहने का मतलब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी तरह का बच्चा हो, प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में, ठीक है, जिसे हम रेगुलर विद्यालय कहते हैं, जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें सामान्य बच्चों के साथ प्रत्येक बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित की जाए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 स्तंभ दे रखे हैं यानी कि कॉलम क और ख यानी ए भी दे रखे हैं, उनको हमको मैच करना। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं यानी कि स्तंभ क, इसे थोड़ा छोटा करते हैं जो सारे के सारे एक साथ दिखाई दे जाएं। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ प्रतिभाशाली पहले में दे रखा है, यानी कि पहला नंबर प्रतिभाशाली, उसके सामने दे रखा है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके धारा प्रवाह पढ़ने में कमी नहीं होती। अधिक आसक्त मतलब जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, या फिर सृजनात्मक जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आसानी से विचलित होने की आदत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि हम बात करें यानी कि अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम यानी कि ADHD एक डिसऑर्डर है, तो उससे जो ग्रसित बच्चा होगा यानी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैच करते हैं। सबसे पहले हम जो मैच करेंगे फर्स्ट को देखते हैं, यानी फर्स्ट में कहा गया कि प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप की अलग अलग विशेषता होती हैं।
यहाँ पे एक विशेषता कौन सी है वो देखेंगे। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो कमी नहीं होगी, प्रतिभाशाली बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। मूल साधनों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते, आसानी से विचलित हो जाते हैं, ये भी नहीं होते। यदि हम डी की तरफ चलते हैं, यानी कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो फ्रेंड्स जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एकदम शीघ्रता से सोचते हैं, ठीक है, और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में जो रहेगा, फर्स्ट का जो मैच होगा वो रहेगा डी से। फर्स्ट हम कर चुके हैं, डी से मैच होगा। यदि हम सेकंड की बात करें, अधिगम आसक्ता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उससे ग्रसित बच्चा जो होगा वो किस चीज़ में कमी महसूस करेगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, या फिर मूल साधनों के बारे में सोच सकता है। तो फ्रेंड्स मतलब आसक्त बच्चे की यदि हम बात करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो पढ़ने में कमी महसूस करेगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिसेबिलिटी है जिससे हम पढ़ने में, डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने से संबंधित है। जब बच्चा पढ़ने में मतलब रीडिंग में कमी महसूस करता है, एक समस्या महसूस करता है, तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड का जो मैच होगा वो ए से होगा, ठीक। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उससे हम देख लेंगे। फर्स्ट का डी रहेगा, ठीक, और सेकंड का ए रहेगा। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड किससे मैच होता है, यानी सृजनात्मक, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ठीक, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, आसानी से विचलित होने की आदत बिल्कुल भी नहीं। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं आसानी से विचलित नहीं होते, उनकी जो चिंतन शक्ति है, उनकी जो कल्पना शक्ति इतनी अच्छी बेहतर तरीके से होती है कि वो किसी भी एक समस्या, एक सॉल्यूशन के डिफरेंट तरीके से, किसी एक परिस्थिति का डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो रहेगा थ्री की जब हम बात करते हैं तो थ्री जो रहेगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो मूल समाधानों के बारे में सोचते हैं। मूल समाधान मतलब उनके जो क्रिएटिविटी है इस तरह से काम करेगी कि मूल समाधान मतलब सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। उनकी जो सोच रहेगी यानी थिंकिंग रहेगी एकदम मौलिक रहेगी, ठीक है, तो प्रत्येक परिस्थिति का मूल समाधान खोज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थर्ड का जो रहेगा वो बी रहेगा। तो हम यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैच कर चुके हैं। अब हमें ऑप्शन मिल जाएगा और हम लास्ट को भी देख लेते हैं, यानी कि एक बचता है फोर्थ, यानी अवधान कमी अतिसक्रियता व्यतिक्रम, जो एक डिसऑर्डर है ADHD जिसे हम कहते हैं। तो आसानी से विचलित होने की आदत, तो इस तरह से जो ग्रसित बच्चा होता है वो आसानी से विचलित हो जाता है। तो फोर्थ का जो रहेगा वो सी रहेगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यानी कि फर्स्ट का डी, सेकंड का ए किस में है, फर्स्ट का डी ये रहा, सेकंड का ए फर्स्ट में है, और यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि थर्ड में बी और फोर्थ में सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए में फर्स्ट में डी है, ठीक, सेकंड में बी है, सेकंड में ए है, थर्ड में बी है और फोर्थ में सी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का। तो ये रहा क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग एक साइकिल की तरह चलती है, एक सर्कल की तरह चलती है, ठीक है, उसमें एक चक्र काम करता है, डिफरेंट पद काम करते हैं। यानी कि तो सबसे पहला जो पद है वो पूछा है, यानी कि प्रथम चरण होता है प्रतिपुष्टि। फ्रेंड्स प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक नहीं, शिक्षण ये भी नहीं, टीचिंग योजना बनाना या प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि जो टीचिंग होती है सबसे पहले उसमें योजना बनाना होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पहले योजना यानी कि लेसन प्लान तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले योजना होता है, ठीक है, योजना बनाने के बाद लेसन प्लान तैयार किया जाता है एंड उसके बाद जो टीचिंग होती है, ठीक, तो हम फर्स्ट पे रखेंगे योजना, सेकंड पे रखेंगे टीचिंग, ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड पे रहेगा प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के बाद दोबारा से रीप्लानिंग की जाती है, दोबारा से योजना बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद योजना बनाने के बाद दोबारा से टीचिंग की जाती है, फिर दोबारा से फीडबैक मिलता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है जिसमें ऑलमोस्ट 6 पद होते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जाके दोबारा से टीचिंग होती है। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से बताएंगे तो सबसे पहला पद हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला जो पद हो गया वो होगा यानी कि योजना बनाना, ठीक, लेसन प्लानिंग तैयार की जाती है, योजना बनाए जाते हैं कोई भी कॉन्टेक्ट कोई भी टॉपिक को लेकर, उसके बाद टीचिंग की जाती है, ठीक, जो शिक्षण हो गया। थर्ड की हम बात करें तो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिलती है, ठीक, ये हो गया फीडबैक,
ठीक है। थर्ड में फीडबैक मिलता है। फीडबैक के बाद ठीक है किस तरह की उसमें कमी रही। फोर्थ की यदि हम बात करते हैं तो दोबारा से योजना बनाई जाती है यानी कि प्लानिंग, ठीक, दोबारा से लेसन प्लान तैयार किया जाता है, ठीक। फिफ्थ की हम बात करें तो फिफ्थ के बाद दोबारा से टीचिंग होती है, ठीक। टीचिंग के बाद यदि हम सिक्स की बात करें तो दोबारा से फीडबैक मिलता है। तो फ्रेंड्स फीडबैक 2 बार मिलता है और 2 बार योजना और 2 बार टीचिंग। तो कुल मिला के ये एक साइकिल की तरह काम करता है जो लेसन प्लान है यानी सूक्ष्म शिक्षण। इसका जो टाइम पीरियड है वो 36 मिनट है, ठीक है। तो 36 मिनट के अंतर्गत ये योजना तैयार की जाती है। तो एक साइकिल की तरह चलता है जो माइक्रो टीचिंग का पद है, ठीक है ना, एक साइकिल की तरह चलता है। तो हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि प्रथम पद योजना बनाना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यानी कि सफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। फ्रेंड्स यानी कि सफेलोकोडल के अकॉर्डिंग किस तरह से किसी भी बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट वो होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे सफेलोकोडल होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात होती है वो 2 तरीके से निर्धारित होती है, यानी कि एक जो होता है उसे हम सफेलोकोडल बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। फर्स्ट सफेलोकोडल, सेकंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो फ्रेंड्स हम दोनों की बात कर लेते हैं। सफेलोकोडल जो होता है उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट चलता है यानी कि किसी भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो चलता है वो सफेलोकोडल प्रवृत्ति में। सफेलोकोडल, सफेलो मतलब होता है सिर, तो सिर से, ठीक है, सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट चलता है यानी कि शारीरिक विकास होता है उसे सफेलोकोडल कहते हैं किसी भी बच्चे का। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो होता है यानी कि हार्ट, सबसे पहले यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, सबसे पहले सेंटर का विकास होता है, सेंटर होगा जैसे हार्ट का विकास होगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट और पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से बाहर की तरफ चलता है। तो फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है, जैसे पहला हम सफेलोकोडल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों तरह से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यानी सीटेट का फेवरेट है, सफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से तो क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात की सफेलोकोडल, सफेलोकोडल में यानी कि सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट चलता है, ठीक। और हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में यानी सेंटर टू पेरिफेर, सेंटर से बाहर की तरफ चलता है। अब हम आ जाते हैं यानी सफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, ठीक, या फिर निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, या फिर पाँव से सिर की ओर, या फिर दूरस्थ अंगों से ओर। तो डी की बात करें दूरस्थ अंगों की ओर, ये नहीं चलता, ठीक है। पाँव से सिर की ओर नहीं चलता, या फिर निकटवर्ती, ये भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने बात की जो सफेलोकोडल में फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है सिर से पैर की तरफ। एक बार दोबारा से जो सफेलोकोडल होता है यानी कि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा सिर से पैर की तरफ चलेगा। प्रॉक्सिमोडल में सेंटर से पेरिफेरियन, सेंटर से बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि सफेलोकोडल में जो फिजिकल डेवलपमेंट चलता है वो चलता है 5 का ए, सिर से पैर की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, यानी जीवन के शुरुआती अवधि बच्चा यानी कि अपने शुरुआती दिनों में भाषा को सीख लेता है तो बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरफ प्रवीणता हासिल कर सकता है। एक मूल भाषाई निवासी की भ्रांति यानी भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, या फिर धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, या फिर एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे यानी कि डी ऑप्शन से देखते हैं यानी कि एक वयस्क व्यक्ति बन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि बच्चा कोई प्रारंभिक दिनों में अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में भाषा अच्छी तरह से सीख पाता है तो वयस्क नहीं बन जाएगा। वयस्क का संबंध एज से होता है, ठीक है। एक एज पर ही जाके बच्चा वयस्क एडल्ट बन सकता है। इसी की बात करें धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि भाषा की अच्छी पकड़ हो जाएगी तो वो धीमा नहीं सीख पाएगा, ठीक है, धीमा प्रशिक्षु नहीं बनेगा। यदि हम बी की बात करें, एक मूल पैतृक भाषाई या भाषा निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यानी कि एक मूल भाषा है, जिस तरह से भाषा उसकी फैमिली उसके
वातावरण में अलग अलग तरह से जो व्यक्ति बोलते हैं, इस तरह से वो भाषा में पकड़ बना सकता है और भाषा को एक मूल यानी कि पैतृक भाषाई की भांति वो प्रवाह कर सकता है। यदि छोटी उम्र में बच्चा भाषा पे अच्छी पकड़ बना लेता है तो उसकी भाषा व्यवहारिक रहेगी, अच्छी तरह से रहेगी, ठीक है। और यदि एक ही बात करें तो भाषा पर विदेशियों की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि विदेशियों की तरह पकड़ बना लेगा। तो जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होती है, विकास के किसी भी पक्ष की हम बात करें तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि विकास के किसी पक्ष का जो घटना होता है तो वो एज पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन एज भी मैटर करती है, यानी कि पियाजे जो मानते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग यानी कि एक स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो डिपेंड करेंगे भाषा का। तो छोटी अवधि में बच्चा भाषा में यदि प्रवीणता हासिल कर लेता है तो वो आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से भाषा को बोल पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा बन जाएगा या उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी या उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? फ्रेंड्स यानी कि प्राथमिक समाजीकरण सोशलाइजेशन, बच्चे में किस तरह से सामाजिक विकास होता है जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। तो समाजीकरण का जो प्राथमिक माध्यम है फ्रेंड्स, हमने देखा है कि दो तरह के माध्यम होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो सबसे पहले मतलब किस तरह से एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद वो अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद वो समाज में जाता है, तो किस तरह से उसमें समाजीकरण का विकास होता है। जन्म के बाद से ही बच्चे में समाजीकरण का विकास होने लगता है, यानी कि सामाजिक विकास होने लगता है, सोशलाइजेशन होने लगता है। तो सबसे पहला यानी कि जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है वो कौन सा, यानी कि सरकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स सरकार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद 2-4 साल में ही सरकार के पास नहीं पहुंचता, यानी कि ठीक है। या फिर मीडिया, तो मीडिया को बच्चा नहीं सीखता, यानी कि जन्म के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक बच्चा मीडिया से बहुत ही दूर रहता है। विद्यालय, तो विद्यालय में बच्चा यानी 6 साल के बाद जाता है, ठीक है, 6 या 5 साल के बाद जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चा 3 साल का ही पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो प्राथमिक समाजीकरण जो माध्यम है वो फैमिली, उस बच्चे की फैमिली है। बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार में आता है, परिवार में अपने माता पिता अपने एल्डर्स भाई बहनों से मिलता है और उसमें समाजीकरण का प्रोसेस होने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण माध्यम की बात करें तो फैमिली हो गई, और द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक यानी कि उसका विद्यालय होगा, विद्यालय में जाता है, विद्यालय के बाद वो मीडिया में जाता है, यानी मीडिया ये मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, उन सब चीज़ों से जुड़ता है, उसके बाद वो सरकार से जुड़ता है। तो फ्रेंड्स यानी प्राथमिक जो हम बात करते हैं, यानी कि जो उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन मीडियम हो गया वो हो गया इसकी फैमिली, और सेकंड की बात करें तो उसका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया। तो फ्रेंड्स ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, यानी कि सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्राथमिक माध्यम कौन सा है और द्वितीयक माध्यम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक आर्थिक अवधारणा है जेंडर। हाँ, जेंडर की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जो जेंडर है, चाहे वो बॉय हो, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो, लड़की हो, लड़का हो, ठीक, तो उनका जेंडर किस तरह से निर्धारण होता है या उसको हम क्या मानते हैं, एक आर्थिक अवधारणा है, ठीक है। तो फिर आर्थिक अवधारणा तो जेंडर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लड़की और लड़के की पहचान करना यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ से हो गई, एक सामाजिक संरचना है, एक जैविक निर्धारण है, या फिर बात करें हम एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मनोवैज्ञानिक सत्ता भी नहीं है, ठीक है, एक जैविक निर्धारण भी नहीं है। यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो जेंडर है एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। बच्चा समाज में जाने के बाद, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता होता, ठीक। जन्म के बाद माँ के गर्भ से बच्चा बिल्कुल एक ही तरह का होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, उसमें कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं होती, यानी विभिन्नता नहीं होती। समाज में आने के बाद, ठीक, समाज निर्धारण करता है, समाज ने इस तरह से अवधारणा बनाई हुई हैं कि ये मेल है, ठीक, यानी कि उनका जेंडर निर्धारित किया है, मेल है, ठीक है, या ये फिर फीमेल है, ये लड़की है और लड़का है। तो जेंडर का निर्धारण समाज करता है, ठीक है। समाज के अकॉर्डिंग ऐसी अवधारणा, ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो लड़के लड़का में खुद से जो बच्चा होता है वो खुद से भेद करने लगता है, सोसाइटी भी एक भेद करने लगती है, मतलब उनका जेंडर निर्धारण
हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम जेंडर की बात करते हैं, ना तो वो आर्थिक अवधारणा है, ना वो जैविक निर्धारणा है, ना एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ये सामाजिक संरचना है। समाज निर्धारण करता है कि ये लड़की है और एक लड़का है। माँ के गर्भ के बाद जो बच्चा होता है बिल्कुल समान होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, ठीक है, किसी तरह का उनका जेंडर हो, किसी तरह का उनका लिंग हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जेंडर का निर्धारण होता है एक सामाजिक संरचना है, समाज में आने के बाद ही उसका निर्धारण होता है। यदि हम भैंस पौए या जानवर की बात करें, पशु पक्षी की बात करें, तो उनमें जेंडर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, उसमें कोई डिससिमिलरिटी नहीं होती, यानी कि समान होते हैं, चाहे वो, ठीक है, मेल हो या चाहे वो फीमेल हो। गाय की बात करते हैं, ठीक है, गाय और बछड़े की बात करते हैं, यानी कि बैल की बात करते हैं, तो उनको नहीं पता होता क्योंकि वो उनकी एक सोसाइटी नहीं होती, एक समाज नहीं होता, ठीक है। तो उनका निर्धारण भी हम ही करते हैं कि ये गाय है और ये बैल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स हम जो यहाँ पे कर रहे हैं यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ सीडीपी की टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे, और हाँ, इन क्वेश्चंस में से आपको कई सारे क्वेश्चंस सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, केवीएस, एनवीएस आदि सभी में बिल्कुल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ को ज़रूर से देखें। यदि आप तक ये सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर ये सीरीज़ कंप्लीट देखें, तो आप क्वेश्चंस को किस तरह से आते हैं वो कर पाएंगे और आपकी जो समझ है बेहतर बन पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक यानी कि ये पार्ट नंबर 13 है, ठीक है। तो ये अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इस पार्ट नंबर 13 कंप्लीट हो जाने के बाद इसे हम प्ले लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 to 13 सारे के सारे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित इसी सीरीज में हम 2 क्वेश्चन और कर चुके हैं, ये थर्ड आ गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम बता देंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात की वकालत करती है कि समाज का कोई भी बच्चा हो, प्रत्येक बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो, मंदबुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, उनको शिक्षा का अधिकार है। उनको नियमित विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए, एक स्कूल, एक टीचर, एक कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्रता महसूस हो और प्रत्येक बच्चे अपने आप को यानी गिल्ट महसूस न कर पाएँ, समान रूप से उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स ये समावेशी शिक्षा इस तरह से वकालत करती है। अब हम देखते हैं कि यानी मानकीकृत प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण जो है, यानी मानकीकृत परीक्षण या फिर प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा या फिर विशिष्ट शिक्षा योजना या फिर एक रूप निर्देश। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस को हम पढ़ने के बाद हम एक इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो रहेगा यानी सी रहेगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। मानकीकृत परीक्षण नहीं रहेगा, या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना नहीं रहेगा, एक रूप निर्देश नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विशिष्ट शिक्षा योजना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा योजना का मतलब ये है कि सामान्यतः आपने देखा होगा कि इस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे पहले, समावेशी शिक्षा आने से पहले, कि जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल निर्धारित किए जाते थे, उनको पढ़ाया जाता था, उनमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे। लेकिन जो निम्न और मध्यम वर्गीय बच्चे होते थे, ठीक है, फैमिली से बच्चे होते थे, उनको नहीं, चाहे वो दिव्यांग की बात करें, ठीक है, उन बच्चों को अलग कर दिया जाता था, मंदबुद्धि बच्चों को अलग कर दिया जाता था। लेकिन समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को शामिल किया जाता है। प्रत्येक बच्चे का हक है और अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अधिकार मिले, और प्रत्येक बच्चे को एक स्कूल, एक शिक्षा और एक टीचर द्वारा पढ़ाया जाए, यानी कि नियमित विद्यालयों में उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, विशिष्ट शिक्षा योजना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स यहाँ पे हम टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज के 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो इसे हम प्ले लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी वाइगोत्स्की से संबंधित एक प्रश्न है, के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को, जो किसी भी बच्चे की आधारभूत मानसिक क्षमता है यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ हैं, को मुख्य रूप से किसके द्वारा
उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में, मतलब किसी भी बच्चे की मानसिक जो क्षमता है उनको किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। ठीक है, यदि बच्चे की हमें मेंटल लेवल को बढ़ाना है तो किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो यानी कि सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा, या फिर अनुकूलन एवं संगठन द्वारा, या फिर पुरस्कार एवं दंड द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुरस्कार एवं दंड की जब भी हम बात करते हैं, डी ऑप्शन, तो पुरस्कार एवं दंड एक पुनर्बलन का काम करता है, यानी कि री इन्फोर्समेंट। यदि क्लास में बोरिंग या बच्चे यानी कि एक्टिव नहीं हैं तो हम उसको पुरस्कार और दंड देकर, ठीक है, उनको में री इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन पैदा कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से डी ऑप्शन हट गया। यहाँ पे जो बात हो रही है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे की जो मानसिक क्रिया हैं उनको उच्चतर संज्ञानात्मक योग्यता मतलब उनकी बढ़ाई जा सकती है। तो अनुकूलन एवं संगठन द्वारा बिल्कुल भी नहीं, अनुकूलन द्वारा, अनुकूलन करने का तो गुण बच्चों में होता ही होता है, ठीक है, चाहे वो मंदबुद्धि हो चाहे प्रतिभाशाली हो, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। यदि हम बात करें उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा बच्चे, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब भी बात होगी यानी कि मेंटल एबिलिटी बढ़ाने की या उसको उच्चतर स्थान पर ले जाने की, तो ये बिल्कुल अलग हट जाएगा। तो लव वाइगोत्स्की ने जो काम किया है, यह ऐसा मानते हैं कि बच्चे को यदि सोशल इंटरेक्शन रहेगा, किसी भी स्टूडेंट्स का सोशल इंटरेक्शन रहेगा, समाज में बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं कर पाएगा, तो उसका जो मेंटल लेवल है वो अच्छा हो पाएगा, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो काम किया है लव वाइगोत्स्की ने, यानी कि तभी तो इनके विकास को यानी जो इनकी थ्योरी है उसे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया है वो लव वाइगोत्स्की ने दिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी वाइगोत्स्की से संबंधित सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो इनकी थ्योरी का नाम है यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में ये मानते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन करने के बाद ही उसमें संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक पारस्परिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स लव वाइगोत्स्की से संबंधित एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। लव वाइगोत्स्की मानते हैं, लव वाइगोत्स्की ने यानी कि ZPD की भी बात की है। ये ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD को अच्छी तरह से यानी कि वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, यानी कि प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा CDP कंप्लीट कोर्स, ठीक है, उसमें 14+ वीडियो हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं लव वाइगोत्स्की की थ्योरी को, ठीक है। ये ZPD की बात करते हैं और ये मचान की बात करते हैं, यानी कि और बात करते हैं यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, टेम्पररी हेल्प की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ZPD से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि आज के लिए क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज हम कर चुके हैं, टॉप 200, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़। ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, तो फ्रेंड्स इसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इस सीरीज़ के इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद इसे हम प्ले लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। यदि आपको थोड़ी सी हेल्प करती है तो सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू कोई भी कह रही है उसे दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज SP सिंह साइनिंग ऑफ।